नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे पर्यटन के लिए लेखन का महत्व या पर्यटन में लेखन क्यों किया जाए। तो सबसे पहले जब एक व्यक्ति यात्रा की तैयारियां करता है तो वह ख़ास तौर से वह उसकी पहली यात्रा या दूसरी यात्रा हो सकती है, तो उसके मन में विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं आती हैं और वो सोचता है कि हम वहाँ जाकर अपनी छुट्टियाँ कैसे मनाएंगे, अपने मनपसंद स्थानों का, आनंददायक स्थलों का चुनाव कैसे करेंगे और हमारे रहने की व्यवस्था कैसी होगी। होटल मिलेगा, सराय मिलेगा या सामान्य जगह पर रहना होगा, खाना होगा। फिर वो खाने के बारे में और मनोरंजन करने के बारे में तरह तरह की कल्पनाएं करता है और सोचता है, जो यहाँ लेखन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए। वस्तुतः अक्सर देखा जाता है कि पर्यटन की रुचि में और मांग दो चीज़ें जो हैं लेखों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। इसके लिए समाचार पत्र, पत्रिका, सूचना पत्र प्रकाशित लेखों को पढ़कर पर्यटक को लगता है कि उसकी कल्पना साकार होने के लिए काफ़ी हद तक तैयार है और इन सारी चीज़ों को पढ़कर वो अपनी भावी रणनीतियाँ बनाता है और उसके आधार पर अपने कार्य को अंजाम देने का प्रयास करता है। अगर आरंभ में ही पता लग जाए अगर किसी पर्यटक को कि उसका पर्यटन कैसा होगा, जैसे यदि किसी पर्यटक को ये बता दिया जाए कि जिस जगह पर वो पर्यटन करने जा रहा है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, ज़्यादा भी है, जानता भी है, और उसे ये पता लग जाए कि उसको रज़ाई लेके जाना है या कंबल लेके जाना है, तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि उसकी यात्रा का जो आनंद है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और वो पर्यटन का आनंद नहीं ले पाएगा और उसकी जो छुट्टी होगी, उसका जो मज़ा होगा वो बिल्कुल किरकिरा हो जाएगा और इस तरीके से सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। यात्रा लेखन कल और आज की यात्रा लेखन के बारे में जब हम चलते हैं और पता लगाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही यात्रा लेखन की परंपरा चली आ रही है और यह मुख्य रूप से पूरे देश में, जैसे पहले हमने चर्चा किया हुआ था, रेशम मार्ग के बारे में बताया हुआ था कि व्यापारी अपना आते थे, जाते थे और यात्रा के माध्यम से जो है वो आदान प्रदान, सामानों का तो आदान प्रदान करते ही थे, बल्कि परंपराओं का, टेक्नोलॉजियों का भी आदान प्रदान करते थे। व्यापारी यात्रा करते वक्त तीर्थ यात्रा सुरक्षित रहते थे और हमारे यहाँ जो जातक कथाएं हैं या अन्य कथाएं हैं, जैसे हमारे यहाँ जो विदेशी यात्री आए, फाहियान, वेनसांग, मेगस्थनीज, मार्को पोलो, अल-बुरूनी, इब्न बतूता, बर्नियर आदि, ये सारे यात्री जो आए वो हमारे यहाँ लोगों के द्वारा वर्णित इतिहास की रचना भी किए और बताए भी। और इब्न बतूता और उसके बारे में मेगस्थनीज, वेनसांग, ये सारे लोग हमारे यहाँ आकर हमारी चीज़ों को देखे और हमारी परंपराओं को जाने और उन्होंने अपनी पुस्तकों में वर्णन किया, जो ये बताता है कि प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ इतिहास लेखन की परंपरा चली आ रही है। लेकिन हमारे यहाँ दुर्भाग्य ये है कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर विदेशियों ने प्रस्तुत किया। हमारा जैसा इतिहास था हमारे लोगों के सामने वैसा प्रस्तुत नहीं किया गया। मेगस्थनीज ने ही उल्टा सीधा इतिहास हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया। वो है भी क्योंकि जब हम किसी के द्वारा कोई चीज़ सुनते हैं या जानते हैं, जैसे भारत देश को ही ले लिया जाए, तो भारत देश के बारे में अगर कोई विदेशी आएगा और सोचेगा कि मैं 1 साल में या 5 साल में पूरे भारत के बारे में जान लूँगा, समझ लूँगा, वर्णन कर ले जाऊँगा, तो ये शायद एकदम असंभव है। वो उतनी ही बातें जानेगा या उतनी ही बातें समझेगा जो उसके साथ उसका गाइड
या उसको बताने वाला जितनी बातें बताएगा। एक तो सबसे बड़ी जो पहली समस्या आती है वो ये आती है भाषा की समस्या। जब हम खुद भारतीय उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जाते हैं तब हमको भाषा की समस्या आती है। हम चीज़ों को देख तो पाते हैं, समझ तो पाते हैं, लेकिन भाषा के चलते हम उनकी भाषाओं को समझने में हमको बहुत ढेर सारी दिक्कत आती है। जब हम अपने ही इतिहास को अपने भाषा के चलते समझने में असमर्थ हैं तो कोई विदेशी आएगा और हमारी भाषा को सुनकर समझकर कितना ज़्यादा लेखन करेगा, ये हमको खुद भी विचार करना चाहिए और जानना चाहिए कि हमारा जो इतिहास हमारे सामने प्रस्तुत किया गया वो कैसा है, क्या वो सही है या गलत है। उदाहरण के लिए कई शताब्दियों तक पश्चिमी देशों के लिए मेगास्थनीज की इंडिया जो है भारत के जानने के लिए मुख्य स्रोत बनी रही, क्योंकि वो पहले आया, भारत का दर्शन किया और भारत के बारे में जो वर्णन किया, जो जो उसने बताया भारत के बारे में, वही मुख्य स्रोत और मुख्य किताब बनी रही। इस प्रकार के जो विवरण थे और इनका जो महत्व था भावी पीढ़ी के लिए लाभदायी तो सिद्ध हुई और यात्रा के लिए प्रासंगिक भी हुई और समकालीन यात्रियों के लिए ये लाभदायी भी सिद्ध हुई। संगठित पर्यटन के विकास के लिए और मुख्य आर्थिक गतिविधियों के रूप में उत्थान के कारण आज पर्यटन का लेखन एक विशेषीकृत क्षेत्र माना जाता है और अतएव हम पर्यटन के लिए लेखन शीर्षक के अंतर्गत विचार करते हैं कि हमको पर्यटन पर लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हम सूचनाओं के संग्रहण पर ज़्यादा जोर प्रदान करते हैं। केवल अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए रुचिकर ढंग से पढ़ते या लिखते ही नहीं, बल्कि यात्रा करने के दौरान प्रयोग करने के लिए अभिव्यक्ति का हिस्सा भी हम बनते हैं। जैसे जैसे संचार माध्यम मुद्रण और इलेक्ट्रॉनिक्स यात्रा के और पर्यटन को अपना हिस्सा बनाते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे विशेषीकृत या वर्गीकृत जो हो रहा है बाजार लगातार बढ़ता चला जा रहा है और उनमें जो है वेरिफिकेशन होता चला जा रहा है। उदाहरण के लिए अधिकांश अखबारों, खासकर आर्थिक अखबारों में सप्ताह में कम से कम एक बार यात्रा पर्यटन के बारे में अवश्य निकलता है और वो जिस भी हिस्से के बारे में निकालता है, जिस भी प्रदेश के बारे में निकालता है, वहाँ की जो है मनोरंजन, होटल, आने जाने की व्यवस्था और खान पान, सभ्यता, संस्कृति, सब कुछ के बारे में वर्णन करने के साथ साथ ये भी निकालता है कि आप यहाँ पर आइए, आपका स्वागत है और आपको किसी प्रकार की यहाँ पर असुविधा नहीं होगी। और ये भी वो बताता है अखबार कि आप किस समय से किस समय के बीच में आप आएंगे तो आपको सुविधा होगी। माध्यम भी बताता है कि आप किस परिवहन से, रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज का भी माध्यम वो बताता है। ये किस लिए? ये इसलिए क्योंकि यात्रा और पर्यटन लगातार लिखा जा रहा है, बताया जा रहा है और इससे पर्यटन विभाग या पर्यटन निगम अपनी पत्रिका, न्यूज़ लेटर लगातार प्रकाशित करता चला आ रहा है। टेलीविज़न पर भी हॉलीडे सीरियल काफ़ी लोकप्रिय हुआ है और टेलीविज़न दृश्य का माध्यम है, फिर भी स्क्रिप्ट की तो ज़रूरत पड़ती ही है और मुद्रित माध्यम के लिए लेखन ही सब कुछ है, जिसके माध्यम से ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर, होटल, दुकानें और एम्पोरियम, लाइन्स, परिवहन और पर्यटन संगठन, ये सारी चीज़ें किस लिए कि शॉपिंग डायरेक्टरी, ब्रोशर्स, सूचना की पुस्तिका, विज्ञापनों द्वारा लिखवाया जाना, पढ़वाया जाना, ये क्योंकि प्रचार और प्रसार के माध्यम में बड़ी ही मदद करती हैं, जिसकी वजह से पर्यटक आते जाते हैं और लोगों को जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। इसलिए भी यात्रा का लेखन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यात्रा लेखन की जो आधारभूत ज़रूरतें हैं वो पूरी करती हैं अस्पष्टता। जब हम अपने लेखन में अस्पष्ट रूप से किसी चीज़ को अंकित कर देते हैं तब जो है पढ़ने वाला जब पढ़कर जानता है
कि हमें यहाँ पर जाने में कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, तो निश्चित तौर पर वहाँ पे जाने के बारे में पर्यटक अपना मन बनाता है। विवरण की क्षमता, तो यात्रा लेखन में विवरण का महत्व है। लेखक अगर यात्रा का विवरण कायदे से कर दे तो निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि हम घर बैठे उन सारे प्राकृतिक दृश्यों को अपने घर पर ही देख रहे हैं, इतनी अच्छी तरीके से यात्रा का वो विवरण कर डालेगा। जीवंत विवरण जिसको कहते हैं। पर्यवेक्षण की क्षमता और खास पर्यावरण, जो लेखक होता है या जो लेखन का कार्य करेगा अच्छी तरीके से, तो पर्यवेक्षण के आधार पर लेखन का कार्य करेगा और पर्यावरण के बारे में कायदे से चीज़ों को लिख डालेगा और परिवहन के बारे में निर्णय लेने की जो है योजना जो बनाएगा कि वो वहाँ पर जाकर किस प्रकार के परिवहन से वो यात्रा करेगा। तो इसमें मामला ये हो जाएगा कि वो अपने परिवार के साथ जा रहा है या अपने दोस्तों के साथ जा रहा है या बच्चे जा रहे हैं। तो जिसकी जैसी टीम है, छोटी है, बड़ी है, सिंगल है तो बाइक से काम चल जाएगा, 2 लोग हैं तो बाइक से काम चल जाएगा, 4 लोग हैं तो कार से काम चल जाएगा, ज़्यादा लोग हैं तो बस से काम चल जाएगा, और पैसे वाले लोग हैं तो हवाई यात्रा भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है पर्यटन के बारे में, परिवहन के बारे में ये निर्णय ये पर्यटक लेगा और इसका वर्णन बहुत आसानी से किया जा सकता है। मनोरंजन के साधन ढूंढना, अब मनोरंजन के साधन ढूंढने में जो है अब ये निर्भर जो है पर्यटक के ऊपर है कि पर्यटक जो है किस प्रकार जो है अपने मनोरंजन को करेगा, कि वो प्राकृतिक दृश्यों को देख के कर लेगा, कि रंगमंच के नाटक को देख के कर लेगा, या अन्य चीज़ों को, कि भोजन के स्वाद को लेकर अपना आनंद ले लेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो भोजन करके भी बहुत ज़्यादा आनंद आता है, ख़रीदारी कर कर आनंद आ जाता है, पैसा खर्चा करके आनंद आ जाता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं पर्यटक अपना आनंद के साथ लेता है और उसको लिख कर वर्णन करता है। तो यात्रा क्या, पर्यटन के लेखन का उद्देश्य क्या है कि यात्रा के लिए किसी स्थल की ओर जाने के लिए प्रेरित करना, ये मुख्य उद्देश्य है। एक पर्यटक के लिए लेखन का जो सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य है कि वो क्यों जो है लेखन करेगा, तो लेखन वो इसलिए करेगा क्योंकि जब वो किसी चीज़ का वर्णन कायदे से कर देगा, अच्छी तरीके से कर देगा, तो जो दूसरा जो नहीं गया हुआ है वो जब उस चीज़ को पढ़ेगा, सुनेगा, जानेगा तो समझेगा कि हमको एक बार वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, वो बहुत अच्छी जगह है, हम भी उसका आनंद ले लें। जैसे हमारे यहाँ ज्योतिर्लिंगों को, धर्म के बारे में, चारों धाम यात्रा के बारे में हमारे यहाँ आदमी जीवन में एक बार ज़रूर जाना चाहता है, भले चाहे जैसे भी। नहीं जा पाता है तो अपने घर से ही याद कर लेता है। और स्थल का विवरण दूसरा, कि स्थल का विवरण किस प्रकार किया जाता है। यात्रियों को चेतावनी देना, तो यात्रियों को चेतावनी भी दी जाती है कि वो अपने साथ ज़्यादा सामान लेके ना जाएं, ज़्यादा पैसा लेके ना जाएं, भड़काऊ कपड़े पहन के ना जाएं। सरकारी नीतियों का विश्लेषण करना, जगह जगह जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो अनुशासन जो होता है वो सबसे प्रमुख चीज़ होता है। जब हम अनुशासित होकर जब अपने जीवन में जीते रहते हैं और जब अनुशासन के साथ दूसरे जगह भी जाते हैं तो हम सरकारी नीतियों का पालन कर लेते हैं। जैसे कहीं भी चले जाना, कहीं भी गाड़ी चलाना, या कहीं भी थूक देना, या कहीं भी अन्य चीज़ें कर देना, ये हमारे लिए पेनाल्टी की चीज़ें हो सकती हैं। एक बार की घटना है कि एक बार हम लोग बच्चों को लेके अहमदाबाद जा रहे थे, और जैसे हम लोगों के यहाँ रेलवे स्टेशन पर घंटी बजी रहती है, वैसे वहाँ पर बड़े बड़े घंटे बजे रहते हैं। बच्चों ने घंटा बजा दिया। अब सारे बच्चे तो निकल गए। स्टेशन अधीक्षक मुझे बुलाया, कहा गुरुजी यहाँ सुनिए। मैंने कहा क्या हो गया? उसने कहा कि ये जो बच्चा घंटा बजाया है ये इमरजेंसी घंटा है, दोबारा बजाएगा तो आप सब लोगों को मैं जेल के भीतर कर दूंगा। तो ये
कभी कभी जैसे लगता है कि जैसे जो सामान्य चीज़ें हमारे यहाँ दिखती हैं वो दूसरी जगह जो है विशेष हो जाती हैं। स्टेशन पर घंटा बंधा होगा, वो वहाँ इमरजेंसी घंटा है, और हमारे यहाँ मंदिरों में घंटा बजता है। बच्चे सोचे कि चलो जैसे मंदिर में बजाते हैं वैसे वहाँ भी बजा लेते हैं, लेकिन वहाँ बजाना महंगा पड़ जाता है। तो जब हम चीज़ों को वेल डिसिप्लिन्ड रहते हैं और जब चीज़ों को करते हैं तो निश्चित तौर पर हम कहीं फंसते नहीं हैं, बल्कि बच जाते हैं। प्रभावों का विवरण करना कि जो चीज़ें हम लोग देखते हैं और जिस चीज़ों से हम प्रभावित होते हैं उसकी जब हम सुंदर ढंग से व्याख्या कर ले जाते हैं तो वो प्रभाव की बात। सुधार की बात करना, कि सुधार की बात करने का तात्पर्य ये है कि जब हम कहीं भी जाते हैं और जो हमको कमी नज़र आती है तो हम अपने आने वाली पीढ़ी से उन सारी चीज़ों को, कमियों को बताते हैं कि ये चीज़ करके अगर चला जाए तो आपकी यात्रा सुखद और संपन्न होगी, भविष्य के लिए अनुमान और रणनीतियाँ बनाने में काफ़ी मददगार होगी। इसी को कहते हैं अनुभव, और यही अनुभव हमारे लिए और हमारी पीढ़ियों के लिए जो है काफ़ी मददगार होती है। और विपणन और प्रचार, तो मार्केटिंग और प्रचार दोनों ही एक दूसरे के काफ़ी जो है अन्योन्याश्रित संबंध हैं। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि विपणन और प्रचार दोनों मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर आज मैं नहीं चर्चा करूँगा। अतीत का पुनर्सृजन करना, जब लेखक लिखता है चीज़ों को तो वो पूरे पीछे के इतिहास को जब आगे लेके आता है तो बहुत ही जीवित कर देता है, पुनर्जीवित कर देता है। और जब पुनर्जीवित कर देता है तो सारी चीज़ें जो होती हैं वो उसको लगता है कि फिर से एक बार हमारी परंपरा जीवित हो गई और इसको लेके चल देना चाहिए। तो ये काम लेखक का है, ये काम नई पीढ़ी का है। और सूचनाओं का आदान प्रदान इसके माध्यम से जब हो जाता है तो हमारी सारी चीज़ें जीवंत हो जाती हैं और हमारे जो लेखन का उद्देश्य है वो पूरा भी होता है। और इससे जो लिखा जाता है, या जब हम अच्छी तरीके से जब लेखन का कार्य कर ले जाएंगे तो इसे हम प्रकाशन भी कर जाते हैं, जैसे टूर रिपोर्ट जब बच्चे बनाते हैं। लेकिन पर्यटन के क्षेत्र की विविधता जो होती है वो लक्ष्यों की पूर्ति श्रोताओं, दर्शकों, पाठकों को अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग हो सकती हैं। जैसे शिमला में आइस स्केटिंग और की अपेक्षा शिमला में ट्रैकिंग पाठक ज़्यादा उपलब्ध होंगे, क्योंकि वहाँ पर आइस है तो वहाँ स्केटिंग और ट्रैकिंग दोनों किया जा सकता है। स्काइंग आकाश की यात्रा जो है उसकी अपेक्षा होटल शुल्क, वायु सेवा की निपुणता पाठक के लिए ज़्यादा उपलब्ध होगी और ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। एक लेखक के सामने यह स्पष्ट होना चाहिए कि वह किसके लिए लिख रहा है, उसके लिखने का उद्देश्य क्या है, उसका आकर्षण क्या है, और क्या वह लेखन जो है क्या उसका लेखन उस उद्देश्य की पूर्ति कर पाएगा। यदि पूर्ति कर पाता है तो निश्चित तौर पर वो सफल लेखक माना जाएगा। एक लेखक जो होता है वो विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का एकत्रीकरण करता है और इस सूचनाओं के एकत्रीकरण करके वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है अपने लेखन के माध्यम से, चाहे वो प्रकाशन करके। जब चूँकि बच्चे जो होते हैं देखने जाते हैं तो निश्चित तौर पर वो जब अपनी चीज़ों को देखते हैं और बताते हैं, अपने जूनियर्स को आके बताते हैं, तो वो तो चूँकि न तो टूर रिपोर्ट ही तैयार करते हैं और न लेखन ही लिखते हैं, लेकिन मुंह से ज़रूर बता देते हैं कि हम यहाँ गए थे तो ये सारी चीज़ें थी, इतनी सुंदर थी, आप भी जाइएगा तो इसका आनंद मिलेगा। तो ये प्रचार का माध्यम जो है ये उनका प्रचार का माध्यम है। सूचना संग्रहण करते समय लेखक जो होता है अपनी सूक्ष्म पर्यवेक्षण क्षमता के आधार पर व्यक्तिगत अनुभव करता है। जैसे मैंने बताया था कल कि एक अध्यापक क्लास में 60 बच्चों को, 100 बच्चों को, 1000 बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन अध्यापक तो एक ही चीज़ पढ़ा रहा है, लेकिन प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार अलग अलग चीज़ों को ग्रहण कर रहा है। इसी प्रकार जब घूमने भी कोई भी तीर्थयात्री बच्चा या जो है मनुष्य, व्यापारी, कोई भी जब जाता है तो एक ही चीज़ को सब लोग देख रहे होते हैं, लेकिन हो सकता है कि अलग अलग मनुष्य अलग अलग रूपों में
चीज़ों को ग्रहण कर रहे हों और उसी चीज़ के बारे में 10 लोगों का नज़रिया 10 प्रकार का हो सकता है। तो इसलिए जो है पाठकों के क्रम को पहुंचाने में सृजनात्मकता, कल्पना, अपनी अभिव्यक्ति की क्षमता का, इन सारी चीज़ों का उपयोग जो है लेखक करता है। एक लेखक को पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। किसी विषय पर लिखते समय अपने दिल और दिमाग को, मस्तिष्क को खुले विचार से रख कर उसको वास्तविकता से परिचय कराना चाहिए। परिस्थितियों के आधार पर उसको जांच लेना चाहिए, तब जो है निर्णय देना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए एक विदेशी लेखक लिखते समय ये धारणा बनाकर चल सकता है कि पेयजल उपलब्ध नहीं है, लेकिन वास्तविकता ये है कि जहाँ जहाँ पर्यटन स्थल हैं पूरे पृथ्वी पर, वहाँ कहीं रेयरेस्ट कहीं दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज बोतल बंद पेयजल हर जगह आसानी से उपलब्ध हैं। इवन अगर हम कहें मंगलयान, मंगल ग्रह पर भी आदमी अगर जा रहा है तो वहाँ भी बाजार लगी होगी और वहाँ भी पेयजल उसको उपलब्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है और बाजार, ये दोनों उसके अहम हिस्से हैं। मनुष्य जहाँ जाएगा बाजार उसके पीछे अपने आप चली जाएगी, इसलिए सारी चीज़ें जो है उपलब्ध हो जाएंगी। एक लेखक को उन सब बातों का ध्यान देना होता है जो आमतौर पर साधारण या नगण्य नज़र आती हैं। कई बार सूक्ष्म अवलोकन के लिए सूचनाएं बड़ी उपयोगी होती हैं। देशीय शिल्पों का ही उदाहरण ले लीजिए। सूक्ष्म अवलोकन से पता लगता है कि कौन सी वस्तु असली है और कौन सी वस्तु नकली है। जब हम सूक्ष्म अवलोकन करेंगे तभी हम उसकी वास्तविक स्वरूप का पता लगा पाएंगे और उसका वर्णन कर पाएंगे। जब हम वर्णन करेंगे तो निश्चित तौर पर हम उसकी मार्केटिंग का और उसके प्रचार के लिए उसका हिस्सा बन पाएंगे। लिखने से पहले कुछ पूर्व की तैयारियां करनी पड़ती हैं, जैसे स्थान विशेष के बारे में जानना, उसके इतिहास के बारे में जाना, उसको पढ़ना, उसके विशेषीकरण को जानना, विशेष जानकारी हासिल करना। और लेकिन इससे इसका कोई मतलब लेना देना नहीं है कि इसके संदर्भ में इतिहास, भूगोल, संस्कृति आदि की जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए, लेकिन कर लेनी चाहिए, तभी इसी के आधार पर जो है हम सूचनाएं और सारी चीज़ें बड़ी आसानी से उपलब्ध करा सकेंगे। एक लेखक को अपने ज्ञान और सूचना का लगातार अद्यतन बनाए रखना चाहिए, मतलब मॉडर्न, एकदम प्रासंगिक सूचनाएं देते रहना चाहिए, अदरवाइज वो बेकार हो जाएंगी। कई बार लेखक और शोधकर्ता की भूमिका अदा करनी पड़ती है। तथ्यों की जांच लगातार करनी पड़ती है कि जो वो तथ्य दे रहा है क्या वो सही है। उदाहरण के लिए जन असंतोष या गड़बड़ी पर्यटन के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है, परंतु भारत में आमतौर पर विदेशी पर्यटकों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है, क्योंकि वो हमारे लिए एक बाजार है। सब कुछ नहीं लिखा जा सकता, अतएव अपनी निपुणता और रुचि तथा सीमाओं और क्षमताओं को ध्यान में रखकर लिखना जरूरी होता है। क्यों? जब अगर हम सब कुछ व्यक्त कर देंगे तो निश्चित तौर पर हमारी बहुत सारी सीक्रेसी भी लीक आउट हो जाएगी। लेखन की व्यक्तिगत शैली का अपना महत्व है, उसको अतिशयोक्ति नहीं बनाने चाहिए। वाक्य बहुत लंबे नहीं होने चाहिए, वाक्य छोटे होने चाहिए, आसान से आसान शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। लेखक को लेखन में जीवंतता ले आनी चाहिए। बहुत ही नीरस शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि जब अगर ऐसा लिख दे कि लिख पढ़ने वाला वो बोर हो जाए, उबाऊ हो जाए। यदि वो जीवंतता रहेगी लेखन में तो निश्चित तौर पर न पढ़ने वाला भी पढ़कर आकर्षित होगा और उसके प्रति रुझान बढ़ेगा। कई बार विभिन्न स्रोतों की सूचनाएं लेखक इकट्ठी करता है और अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर मूल्यांकन करता है और लेखों का उपयोग बेहतर तरीके से करता है। इससे लेख की विश्वसनीयता बढ़ जाती है जब स्वयं जांच कर, परख कर
मूल्यांकित कर कर जब लेखन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा तो निश्चित तौर पर उसका महत्व बढ़ जाएगा। लेख को आकर्षक और अर्थवान बनाने के लिए फोटोग्राफी, चित्र का भी उपयोग किया जाना चाहिए। और पर्यटन का जो लेखक होता है वो जब तक जो है फ़ोटो और चित्र का प्रयोग नहीं करेगा, निश्चित तौर पर जो है वो जीवंतता नहीं आएगी। क्योंकि जब आदमी पढ़ेगा कि झील, समुद्र, जंगल, जानवर, तो एक बार वो सोचेगा कि बगल में कहाँ है, वो देखना भी चाहेगा। और जब देख लेगा और जब दोनों चीज़ों को मिलाएगा तो वो सोचेगा अरे हाँ, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, यहाँ हमको जाना चाहिए। तो उससे लगातार इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है और रुचि बढ़ जाती है। तो वो पर्यटक जो है या पढ़ने वाला जो होता है उस स्थान की तरफ आकर्षित हो जाता है। कई बार कई देश, पर्यटक संगठन, टूर ऑपरेटर, होटल आदि अपने उत्पादकों के प्रचार के लिए लेखक को प्रायोजित रूप से प्रयोग करते हैं। क्योंकि जब लेखक लिखता है, जैसे अभी हमने बताया कि दैनिक जागरण को ले लीजिए, शुक्रवार या शनिवार किसी एक दिन में जो है यात्रा विवरण आता है और यात्रा विवरण में ये हिंदुस्तान के किसी एक प्रदेश के बारे में या फिर विदेश के बारे में एक दिन जरूर निकलता है और उसकी पूरा विवरण स्पष्ट रूप से चित्र के साथ सारी चीज़ों को बताता है। इसके पीछे एक उद्देश्य है, ये मार्केटिंग है, विपणन है, उद्योग है, उत्पाद है, प्रचार है। जब वो चीज़ों को बताएगा तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि वहाँ की मार्केटिंग बढ़ाएगा और इकोनॉमी को बढ़ाएगा। यही उसका साधन है और लेखक का ये काम है। विदेशों में इसके लिए प्रायोजित रूप से इसको किया जाता है और उसको पैसा देकर उस काम को कराया जाता है कि विदेशी पर्यटक जब आकर्षित होगा, जब आएगा, वहाँ रहेगा, खाएगा या एक मोमेंट भी अगर जो है वो स्पेंड करेगा तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि वो पैसा खर्चा करेगा। लेके तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन दे के जाएगा। आनंद भैया लिख रहे हैं कि आप नियमित रोज व्याख्यान दे रहे हैं, बड़ी प्रतिबद्धता समर्पण के साथ मैं आपका 10 मिनट रोज 2 बजे से सुनता हूँ। सबसे पहले सादर प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुनते हैं, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आप जैसा बड़ा भाई हमको मिला हुआ है। धन्यवाद। तो पर्यटन के लेखन के लिए जो अन्य सामग्रियां हैं वो है पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, ब्रोशर, पोस्टर, विज्ञापन, फिल्म, रेडियो, टीवी, पर्यटकों की सहायता के लिए गाइड, शॉपिंग और डायरेक्टरी। तो जब पर्यटक लेखक जो होता है, जब वो लिखता है, बच्चे भी अगर लिखें तो इन सारी चीज़ों का प्रयोग उनको करना चाहिए। और मैं अपने बच्चों से भी उम्मीद करता हूँ कि वो बेहतर ढंग से इन चीज़ों को करेंगे। राहुल को तो मैं कई दिन से बुला भी रहा हूँ और कह भी रहा हूँ, लेकिन राहुल इतना नालायक है कि सुनता ही नहीं है। खैर, तो इन सारी चीज़ों का जो है प्रयोग वो करता है और इसके विषय के लिए जो है स्थल, विषय, भोजन, पकवान, संस्कृति, रीति रिवाज, इतिहास, यात्रा, उद्योग, संगठन, उड्डयन, भूतल, पर्यटन, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विषयों का वो चुनाव करता है। प्रचार, साहित्य, विशेष रुचि, इन सारी चीज़ों का लेखक जो है पर्यटक का प्रयोग लिखने में प्रयोग करता है। अब स्थल और विषय के बारे में, पर्यटन उद्योग के लेखन में स्थल को आधार बनाकर लिखना बड़ी ही सामान्य बात है। स्थल को विषय बनाकर पूरे देश के एक हिस्से जैसे समुद्र, शहर, पहाड़, जंगल, गांव, आश्रम, स्मारक, मस्जिद, किला, महल, होटल के बारे में हम आधार बनाते हैं और चर्चा करते हैं और उसका वर्णन करते हैं। एक अमेरिकी लेखक आए, हिंदुस्तान में घूमे और उसके लिए रूट मार्ग ही एक चर्चा का विषय हो सकता है। अमेरिकी लेखक दिल्ली को वो और दिल्ली की गलियों को वो अपने लेखन का और चर्चा का विषय बना सकता है।
आगरा की यात्रा करना, ताजमहल के बारे में, लाल किले के बारे में, उसके स्थापत्य कला के बारे में वो विषय वस्तु बना सकता है, उसका वर्णन कर सकता है और वही वर्णन जो होगा उससे वो प्रभावित होगा और उसको जो है अपने मुख्य केंद्र में रखकर वो चर्चा करता है। दिल्ली भारत का एक लघु संस्करण है जहां भारत के प्रदेश और संस्कृति के पृष्ठभूमि के लोग एक साथ साथ रहते हैं। चांदनी चौक की सकरी सकरी गलियां जिसमें कोई मसाला है, कोई कॉपी किताब है, कोई जो है सब्जी मंडी है, कोई पराठा बाजारी गली है, विभिन्न प्रकार की गलियां हैं जो एक विदेशी पर्यटक के लिए जो है चर्चा का, लेखन का विषय हो सकती हैं और विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हो सकती हैं। विदेशी लेखकों ने बम्बई के डिब्बा वालों पर, डिब्बा वालों का तात्पर्य ये है कि बम्बई में बहुत सारे लोग जो है डिब्बे के भोजन करते हैं और डिब्बे वाले दफ्तरों में भोजन पहुंचाते हैं, रात्रि को भोजन पहुंचाते हैं। तो ये पूरी एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में डिब्बे वाले पूरे मशहूर हैं जो भोजन पहुंचाते हैं समय पर। तो ये भी जो है एक लेखन का जो है कार्य है और दफ्तरों में भोजन पहुंचाना खूब लिखा गया और उसे शहरी जीवन के अनूठे हिस्से के बारे में जो है बताया गया है और चित्रित किया गया है, वर्णन किया गया है और इस हिसाब से बताया गया है कि वो सारी चीज़ें एकदम जीवंत हो गई। जब कोई बाहर वाला पढ़ता है या लिखता है या सुनता देखता है तो वो सारे को महसूस करता है कि यहाँ इतना बड़ा शहर है, दुनिया का सबसे व्यस्ततम शहर है, वहाँ किस तरीके से चीज़ें व्यवस्थित की गई हैं। लिंटन की दिल्ली, नई दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता औपनिवेशिक काल के स्थापत्य कला के लेखन का एक ही बड़ा ही सुंदर उदाहरण है। मध्य प्रदेश का पन्ना शहर, मंदिरों का बहिर्भाग, सेंट पाल के गिरजाघर और एक लेखक के लिए प्रेरणादायक स्रोत हो सकते हैं। रायसीना हिल, नॉर्थ मार्क, साउथ ब्लॉक परिसर दक्षिणी अफ्रीका की राजधानी के प्रेटोरिया से मिलते जुलते हैं और जब वर्णन करता है तो ऐसे लगता है कि दक्षिणी प्रेटोरिया के बारे में हम वर्णन कर रहे हैं। स्थल लेखन में प्रकृति के सौंदर्य, पहाड़ों के वर्णन, झरनों, नदियों, सूर्यास्त, सूर्यग्रहण, जंगल, पशु पक्षी, वनस्पति आदि का समावेश हो सकता है। पश्चिमी भारत में गिर के जंगलों में बचा कर रखे गए एशियाई बाघ, सुदूर प्रांतों से उड़कर भरतपुर से आए पक्षी अभयारण्य में पहुंचने वाले पक्षी, काजीरंगा में पाए जाने वाला बलवान एक सींग वाला गैंडा, ये सभी वर्णन के बिंदु हो सकते हैं। स्थलगत लेखन में के विभिन्न आयाम हैं जो काफ़ी विस्तृत हैं। इसमें स्थान, लोग, इतिहास, परंपरा, विरासत, स्मारक, भवन, मंदिर, रीति रिवाज, वस्त्र, भोजन, मौसम, डिज़ाइन, रिहायशी, परिवहन, खरीदार, मनोरंजन, स्वास्थ्य, स्थानीय औषधि चिकित्सा, धर्म, सिनेमा, जीवन शैली, उद्यान, शैक्षिक संस्थान, संग्रहालय, खेलकूद, फैशन और यहाँ तक कि पर्यावरण संबंधी चिंताएं, वहन क्षमता, दीर्घ वाहन पर्यटन, ये सारी चीज़ें जो है ये लेखन के एक अहम हिस्से हैं और इनको आधार बनाकर लिखा जाता है और इनमें जीवन तथा डालकर इनमें जान फूंक दी जाती है। पर्यटन सेवा भी लेखन का एक अंग है। आज यात्री केवल स्थान के बारे में ही नहीं जानना चाहता, बल्कि वह यह जानना चाहता है कि पहुंचने पर, रहने पर खाने की क्या व्यवस्था होगी। यदि ये व्यवस्था नहीं हो पाएगी तो वो बहुत ही सुंदर स्थान क्यों ना हो, वो निर्जन ही हो जाएगा, पर्यटक वहाँ नहीं जाना चाहेगा। सबसे पहले वो ये सारी चीज़ों को जान लेना चाहता कि वहाँ पर किस प्रकार के वस्त्र की ज़रूरत होगी, वहाँ क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, क्या खाने को मिलेगा, क्या नहीं खाने को मिलेगा, ये सारी चीज़ों के बारे में पर्यटक जान लेना चाहता है। और जब लेखक लिख कर, इसीलिए जो है पेपर में मैंने बताया कि वो सारी चीज़ों के बारे में वो सूचना दे देते हैं कि आपके लिए ये चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध होंगी, आप आएँ, आपको किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।
एक पेशेवर और ईमानदार पाठकों के प्रति जिम्मेदारी निभाते हुए एक लेखक जो होता है ऐसे स्थलों के बारे में बिल्कुल नहीं लिखना चाहता है जहाँ वो गया ही ना हो। जब वो अगर जहाँ नहीं गया है और लिख देगा तो निश्चित तौर पर वो इसके साथ अन्याय करेगा। अपने अनुभवों को मजबूती प्रदान करने के लिए पूर्व प्रकाशित सूचनाएं जैसे गाइड हो गया, ब्रोशर हो गया आदि का इस्तेमाल वो बखूबी कर लेगा। किसी स्थान पर लिखते समय वस्तुतः किसी भी विषय पर कलम चलाई जा सकती है। वस्तुतः विषय वस्तु पर लिखते समय विशेष अनुभव और कौशल की जरूरत पड़ती है और केवल आम जानकारी ही पर्याप्त नहीं होती बल्कि वो विशेष जानकारी को लेकर वो काम किया जाता है। जैसे साड़ी के बारे में ले लें, मऊ की साड़ी के बारे में ले लें, तो लेखक के पास जब विशेष जानकारी होगी तब वो जानेगा, ताना बाना के बारे में जानेगा, वो कच्चे माल के बारे में जानेगा, प्रोडक्शन के बारे में जानेगा और फिर वो जानेगा कि रफेज कितना निकल रहा है, प्रोड्यूस होकर एक साड़ी कितने में बन रही है और जब मार्केट में जा रही है तो उसको लाभ कितना मिल रहा है। वो जब सारी चीज़ों को जानेगा, वो सारी चीज़ों को बताएगा लोगों को, तब जो है इसका एक अलग ही समाज पर प्रभाव पड़ेगा। अब जो है हम लोग जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि समाज में बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं प्रकाश में नहीं आ पाती हैं, तो उसके लिए जो है जब लेखक लिखता है तो भी चीज़ें समाज में अपने लेखन के माध्यम से लोगों के सामने आता है और पर्यटन में जो है इस चीज़ का केंद्र बन जाता है और धीरे धीरे लोग जागरूक होकर उसके प्रति आकर्षित होते हैं। जैसे गोल्फ को ले लिया जाए, पर्यटन की दृष्टि से गोल्फ जो है जागरूकता का बढ़ाना है। देश में पर्यटकों को उनके मुकाबले सस्ते में खेल की सुविधा प्रदान कर सकते हैं, लेकिन जापान इसका सबसे ज़्यादा उदाहरण है। गोल्फ का हमारे यहाँ भी जो है लगातार महत्व बढ़ता चला जा रहा है। अगर सबसे ऊंचाई पर देखा जाए तो हमारे यहाँ गोल्फ लेह 12,000 फीट पर, और सबसे पुराना गोल्फ देखा जाए तो कलकत्ता में गोल्फ का मैदान है। इसके अलावा जो संभावनाएं गोल्फ की हैं वो दिल्ली, हरियाणा के आसपास गोल्फ के मैदानों का डेवलपमेंट लगातार किए जाने के बारे में सोचा जा रहा है। भारत का जो तट है बहुत ही लंबा है। वहाँ का जीवन अंडमान, लक्षद्वीप जैसे सुंदर द्वीपों में रहने वाली जनजातियाँ भी लेखन की विशेष पद्धतियों को अपनाया जा रहा है, अपनाया जा सकता है और प्रस्तुत किया जा सकता है। फैशन, जेवर गहने, भारतीय प्रसाधन की सामग्रियाँ, फूल, पेड़, पत्ते, जड़ी बूटी को आधार बनाकर लिखा जा सकता है। और स्थापत्य कला के बारे में लेखन को भी काफ़ी गुंजाइश है। इसमें काल, स्थापत्य, विदेशी वातावरण रखने की प्राचीन तकनीकी की चर्चा की जा सकती है और पर्यटकों को इसके बारे में रुझान दिया जा सकता है, जिसके आधार पर पर्यटक आकर्षित होंगे और विपणन और प्रचार के माध्यम बढ़ेंगे और लोगों के प्रति आकर्षण काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। आप लोगों ने सुना, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद, नमस्कार।